साथियों, आप तमाम साथियों का वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम है जैनप ऑफिशियल में। साथियों, आज जो हमारा रहेगा डीएलएड का जो क्वेश्चन पेपर है, खास करके साइंस का, उससे हम लोगों ने एक लेके आया है। हम लोग यहाँ पे ये है आपका साइंस का है, साइंस का रहेगा। तो हम लोग साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग इसको आगे भी देखेंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा पाएँ। ताकि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा उसको ज़्यादा अच्छा रहता है याद करने का। तो आप इसको देखिएगा ज़रूर। इसी तरह के वीडियोज़ आपको, और हम स्पेशली हमारा जो है हमारा मैथ का रहता है हमारे इसमें, हम लोग मैथ पे ज़्यादा पूरा फ़ोकस करते हैं। तो मैथ के भी जो वीडियोज़ हैं वो आते रहेंगे आपके पास, ठीक है? तो आइए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं उसी तरह से कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज़ करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका परीक्षोपयुक्त योगी महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना? आइए हम लोग आपको स्क्रीन शेयर करके आपको मैं ऐसे लेके जेड तक सारे दिखाता हूँ। हाँ, साथियों, थोड़ा सा इस चीज़ के लिए सॉरी, एक्चुअली लेट हो गया मैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है कि एक-एक हम लोग जो है ना एक-एक क्वेश्चंस को लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते जाएँगे। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा पाएँ चीज़ों को, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि आपके लिए बहुत बेहतर होगा इस तरह से। ठीक है? तो आप लोग घबराइएगा नहीं, निश्चित तौर पे हम आपको पूरी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए और भी बेहतर हो जाए चीज़ें। ठीक है? आसान हो जाए। तो सबसे पहले यार हम लोग एक ले लेते हैं, सबसे पहले 1 नंबर से लेते हैं। 1 नंबर में जो क्वेश्चन है आपका, देखिए रेडियो एक्टिवता का गुण, है ना? सबसे पहले इसको देखिए आप। 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 1 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेडियो एक्टिवता का गुण। क्या है? रेडियो एक्टिवता का गुण। थोड़ा-सा ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको सही करने का, है ना? तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है? रेडियो एक्टिवता का गुण। जो रेडियो एक्टिवता का गुण है, ये क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता का गुण है क्या? परमाणुवीय नाभिक है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है, एक्स किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश है। अब इसमें जो कह रहा है कि रेडियो एक्टिवता का गुण जो है, ये क्या है? मतलब रेडियो एक्टिवता का गुण क्या है? क्या ये आपको परमाणुवीय परमाणुवीय नाभिक है? क्या ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है, एक्स किरणें हैं, या फिर अल्ट्रावायलेट प्रकाश है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्या ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है? सबसे पहले उत्तेजित, अब इसमें से देखिए कि कौन सा सबसे पहले नहीं है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, ये एक फिजिक्स का है यार। एक्स किरणें भी नहीं है ये। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग रेडियो एक्टिवता है किसमें से? रेडियो एक्टिवता यार आप लोगों ने एटम बम जो आपने सुना होगा, पर नाभिक जो होता है उसमें ही जाके ये रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। तो हम लोगों को मैं आपको बताना चाहूंगा, ना तो आपका एक्स किरणें होगा, ना ही अल्ट्रावायलेट प्रकाश होगा, और ना ही आपका ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका आंसर होगा नंबर ए, परमाणुवीय नाभिक। क्या होगा आपका? परमाणुवीय नाभिक। देखो यार, किसी भी क्वेश्चन को जो रहता है ना आपका डीएलएड का एग्जाम में, क्या रहता है कि आपको वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देंगे, आपको छोटी-छोटी चीज़ों को देंगे। आप उसमें थोड़ा-सा आपका माइंड, अगर आप लॉजिक के साथ अगर आप करेंगे ना, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन साइंस है, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ के देना चाहिए। अब देखो यार, दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक है। साधारण नमक क्या है भाई? क्या साधारण नमक का नाम है सोडियम कार्बोनेट? क्या साधारण नमक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड? क्या साधारण नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड? क्या साधारण नमक का नाम है कैल्शियम क्लोराइड? अब इसमें से बताइए कौन सा होगा? अब इसमें से आप बताइए कौन सा होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों, देखिए ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यार कि कितने तत्व हैं, किसका क्या नाम है, कौन से यौगिक का क्या नाम है। ये सब बेसिक पॉइंट्स है, ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ईजी रहेगा। तो देखो यार, साधारण नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, उस नमक का जो रहता है ना, वो रहता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रहता है, ये आपका नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा। ये आपका रहेगा सोडियम क्लोराइड, NaCl।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहीं पे पूछ लेता है कि साधारण नमक का ये क्या होगा, तो आप लिख दीजिएगा NaCl। ये आपका रहेगा, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, NaCl ये आपका रहेगा साधारण नमक का। साधारण नमक का अगर किसी ने पूछा तो आप आराम से बता दीजिएगा कि साधारण नमक का रहेगा आपका NaCl। उसी तरह से आगे चलिए, हम लोग एक तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में अधातु बताइए। यार सबसे पहले आप बताइए, इसमें से क्या कह रहा है कि निम्न में अधातु बताइए। निम्न में जो है इसमें अधातु बताना है आपको। इसमें धातु अधातु कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या रहेगा आपका, CO। निम्न में अधातु CO, क्या ये अधातु है? CO, क्या ये धातु है? Fe, आपको पता ना, Fe आयरन, F फ्लोराइड, Na सोडियम। यार इसमें से आपका जो अधातु है ये आपका रहेगा फ्लोराइड, ये आपका अधातु है। ठीक है, ये भी अधातु नहीं है, ये भी अधातु नहीं है, ये भी अधातु नहीं है। ठीक है, आपका कौन सा रहेगा? F, नंबर C। उसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। नंबर 4, नंबर 4 में कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है कपड़ा मिलों में, बिजली संयंत्र से, जूते की फैक्ट्री से, सब्जी की खेती से। क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि निम्न में से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ होता है? तो क्या ये आपका सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है आपको, दिया है कपड़ा मिलों में। क्या ये कपड़े के मिलों में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या क्या ये जूते की फैक्ट्री से होता है, बिजली के संयंत्र से होता है, जूते की फैक्ट्री से, सब्जी की खेती से? देखो यार, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये आपका सही है, बिजली संयंत्र से होता है। क्योंकि आपको एक लॉजिक दे देता हूं मैं आपको। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके बिजली का जब संयंत्र रहता है उसमें जाकर के ये आपको इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए साथियों, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अब देखो यार, आपको ना पढ़ना किस तरह से, आप जब इस चीज को देखते हैं वीडियोस को, तो आप ध्यान से उसको देखिए, एक एक पॉइंट्स को नोट करिए, ताकि आपके लिए और भी ना चीजें आसान होता चला जाए। यहाँ पे हम लोग लेते हैं नंबर 5 है मेरा, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये 10th क्लास में रट रट के तो आप लोग एकदम ये हो गए होंगे कि यार हर बार इसको रटाया जाता है। अगर कोई बच्चा 10th में जाता है तो इतना चीज तो सीखता ही है कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। एकदम इतना इजी है ये, इतना इजी है कि हम इसके लिए बता ही नहीं सकते आपको कि कितना इजी है ये। हर बच्चा जानता है, हर बच्चा इसको। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आपको भी सीखना चाहिए। चलिए हम लोग इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले आप मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वो आपका रहेगा सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम, याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है सोडियम तथा पोटेशियम। ये बाकी आपका पारादन जस्ता नहीं काट सकते, सोडियम तथा टिन नहीं काट सकते, पोटेशियम तथा जस्ता बिल्कुल नहीं काट सकते। तो साथियों, आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ से चीजें मतलब क्लियर हो रहा है आपका, है ना। चलिए नंबर 6 पे हम लोग लेते हैं। नंबर 6 पे कह रहा है, अगर आपको है हिम्मत तो इन सब सवालों को करो, सॉल्व करो। मेरे आंसर से पहले आप आंसर देके बताओ। चलो, ये आपका है पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल, पीतल तो समझ ही गए आप। पीतल निम्न का मिश्र धातु है, कॉपर एंड एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम एवं जिंक का है, कॉपर वो जिंक है, कॉपर वो टीन है। पीतल क्या कह रहा है, पीतल, पीतल कॉपर व एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम वो जिंक का है, कॉपर वो जिंक का है। पीतल निम्न में से मिश्र धातु, भाई मिश्र धातु वो है कॉपर एवं जिंक का है। किसका भाई साहब? कॉपर वो जिंक का है, कॉपर वो जिंक का। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। मतलब कॉपर और एल्युमिनियम का नहीं है, एल्युमिनियम वो जिंक का नहीं है, कॉपर वो टीन का नहीं है, कॉपर वो जिंक का है। समझ रहे हो आप? कॉपर वो जिंक का है। क्या है भाई, पीतल निम्न में किसका मिश्र धातु है? तो आप बोलिएगा कॉपर, कॉपर वो जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। इतना पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए नंबर 7 में हम लोग चलते हैं। साथियों नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, संग्रहित मतलब जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है ना, वो है आपका फास्फोरस है, जस्ता है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा रहेगा? एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है वो आपका फास्फोरस है। कौन सा भाई? फास्फोरस, ये आपका फास्फोरस होता है। चलिए नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था होती है? निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था होता है? कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था
होता है। देखो यार, सबसे पहले आप बताइए, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय का मतलब होता है जो रवादार ना हो, अक्रिस्टलीय जो कठोर हो, सॉरी जो कॉक नहीं, जो रवादार हो, रवादार। देखिए हीरा ये कठोर होता है, ग्रेफाइट ये भी, फुलरीन ये भी। मतलब आपका जो आंसर रहेगा, साथियों आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर होगा आपका, आपका आंसर रहेगा कोक। क्या रहेगा? कोक। कोक मतलब क्या? ये कोको कोला नहीं है, ये कोक। कोक ये रहता है आपका जो कोयला रहता है उसका है ये, ठीक है। नंबर 9 में कह रहा है पीएच पद सूचित करता है, पीएच पद, पीएच, सॉरी पीएच कह रहे हैं, पीएच कौन सा भाई? पीएच। पीएच मतलब समझ ही गए ना, पीएच का जो मान रहता है 7 जो रहना चाहिए आपका, पीएच जो अम्ल और क्षारक में जाके आपको इसका बहुत ज्यादा ये रहता है आपको, ठीक है। तो पीएच का सूचित करता है, पीएच क्या सूचित करता है आप बताइए आप? तो पीएच सूचित करता है आपको घोल की अम्लता, बेसिकता, घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दाब, घोल की आयनिक क्षमता। तो भाई ये अम्ल और क्षारीय, अम्लीयता, ये क्षारीयता, यही सब बताता है ना। तो ये आपका सी रहेगा, नंबर सी, पीएच पद। साथियों देखो यार, आपको ना मन लगा के पढ़ना है चीजों को। आप जितना ज्यादा समझोगे, जितना ज्यादा आपको चीजें कैलकुलेट होंगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए। अब हम लोग नंबर 10 में ले लेते हैं। नंबर 10 में क्या कह रहा है? नंबर 10 में कह रहा है चूने का पानी है, चूने चूने का पानी में है, चूने का पानी में है। चूने के पानी में क्या होता है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है? बिल्कुल होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो आप चूने के पानी में क्या होता है भाई? तो कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम और हाइड्रो ऑक्साइड होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11 पे क्या कह रहा है? वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, है ना। एक खाने का सोडा होता है, एक धोने का सोडा होता है। तो जो ये है जो आपका वॉशिंग सोडा जो है, ये आपका जो धोने वाला सोडा है, इसमें क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड होता है। वॉशिंग सोडा क्या है इसका? इसका ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसका जो इसका जो आपका आईयूपीएसी नेम है, या फिर इसका जो एक तो साधारण नाम हुआ वॉशिंग सोडा, इसका जो आपका केमिस्ट्री में जो नाम है इसका, वो क्या होगा इसका? तो इसका नाम होगा जाके आपका, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड तो भाई नमक हो गया आपका। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना हो गया। नहीं, आपका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट ही होगा, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट रहेगा आपका, याद रखिएगा, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समुद्र जल से सामान्य नमक को पद्धति से, सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है? समुद्र में, समुद्र जल से सामान्य नमक को, जैसे जल जो होता है, आप लोगों को पता है ना कि नमक कहाँ से निकाला जाता है? समुद्र से। समुद्र के पानी को क्या करते हैं वो लोग? उसको चारों तरफ से आल बना देते हैं, है ना, उसको आल से घेर देते हैं, फिर वो पानी वहां जम जाता है, समुद्र का जो लहर होता है उसमें से पानी आ जाता है, उसके बाद वो पानी चला जाता है। तो वो जो उसमें नमक, वो जो पानी में जो पानी रहता है उसी में नमक रहता है वो। तो वो जो नमक रहता है भाई साहब, उस नमक को कैसे निकालते हैं, है ना, उस नमक को हम लोग कैसे निकालते हैं? तो क्या ये इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? तो समुद्र के पानी में जो नमक है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? देखो यार, समुद्र के पानी से जो नमक निकाला जाता है उसमें क्या सब्लिमेशन प्रक्रिया बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या ये क्रिस्टलीय होगा? क्रिस्टलीकरण बिल्कुल नहीं होगा। फिल्ट्रेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वाष्पीकरण के प्रक्रिया से हम लोग निकालते हैं। किस करण? वाष्पीकरण। मतलब उसमें क्या लगता है? वाष्पीकरण आप लोगों ने समझ ही होंगे, जैसे पानी को गर्म करते हैं, उसमें भाप बनता है और वाष्प होकर निकल जाता है। उसी तरह से ये वाष्पीकरण प्रक्रिया से, किस किस क्रिया से? वाष्पीकरण प्रक्रिया से ही समुद्र के जल से सामान्य नमक को प्राप्त किया जाता है। चलिए यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर किसको भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना होता है, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना होता है, रिएक्टर को ठंडा करना होता है, नाभिकीय अभिक्रिया को रोकना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य क्या होता है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा आपका नंबर न्यूट्रॉन की गति को धीमी करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, ये होगा नंबर ए।
न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है, वो धीमी कर देता है। रेडियो एक्टिवता ये इसका क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है, रेडियो एक्टिवता जो होता है ये क्या औषधि में, कारखाने में, कृषि में दिए गए सभी रेडियो एक्टिवता किस में उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का मतलब है रेडियो एक्टिवता किस में उपयोग होता है। ये औषधि में भी होता है, औषधि मतलब दवाई में भी होता है, ये आपको कृषि में भी होता है, कारखाने में भी होता है, सब में होता है भाई साहब, सब में। आंसर करिए, सब में। नंबर 15, परमाणुओं के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। परमाणु के केंद्रक, सबसे पहले परमाणु के केंद्रक, परमाणु केंद्रक। देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यार परमाणु, सबसे पहले परमाणु क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो पदार्थ होता है, पदार्थ का क्या होता है, उसको हम लोग तोड़ते हैं यौगिक, यौगिक के बाद आपका क्या रहता है, तत्व को जब तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलता है। तो ये जो आपको एक तत्व जो होता है, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, एक जो एटम होता है, सबसे पहले जो एटम होगा ये रहता है एटम, इसी तरह का होता है एटम। तो एटम के बीच में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये बाकी सेल में क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो बताया था सबसे पहले, तो सबसे पहले ये जो ये जो प्रक्रिया बताया था, ये किसने बताया था, जे जे थॉमसन ने कहा था इस प्रक्रिया को, ये पूरे प्रक्रिया को। ये जो इसने क्या किया था, इसमें उन्होंने एक्स रे डाल के फिर बाकी चीजों को किया। ये कौन किया था, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने न्यूक्लियस पे ही कहा था। फिर उसके बाद जे जे थॉमसन के बाद जाके आपका चैडविक, इसका ही एक चेला था चैडविक, इसने जाके आपको इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद हाँ, उसके बाद जाकर के आपको ये बोहर जो था ना, बोहर ने ही कहा था कि ये इस क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, मतलब ये ऊर्जा जो इसका पावर जो रहता है बेगर पावर को खोए हुए, मतलब बेगर पावर के ये घूमता रहता है। ये बोहर ने कहा था। किसने कहा था, बोहर ने। जो थॉमसन ने नहीं कहा था, क्योंकि जो थॉमसन ने ये उसने क्या किया था, जो थॉमसन ने सिर्फ उसने ये बताया था कि जब ये किरणें जाती है तो ये कुछ किरणें वापिस आ जाती है, इन प्रक्रिया को बताया था। ठीक है, तो कौन होगा भाई, बोहर ने होगा। परमाणु की नाभिक में, आप लोग अभी हम बता रहे थे परमाणु के बारे में, तो परमाणु की नाभिक में क्या होता, परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। आप देखिए यार, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। पर एक परमाणु का क्या रहता है, एक परमाणु इस तरह का रहता है। तो परमाणु के जो परमाणु रहता है, परमाणु में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये परमाणु के नाभिक में रहता है, ये नाभिक हो गया। उसके बाद ये क्या रहता है, सेल रहता है। यहाँ हो गया, समझ में आ गया। तो ये देखिए, ये सबसे, ये क्या है बीच में, ये आपका नाभिक है, इसको हम लोग बोलेंगे नाभिक। नाभिक है, तो नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता रहता है, देखो देखिए, इस तरह से घूमता रहता है। तो अब यहाँ से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा भाई, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। तो भाई इसमें से नंबर ए आंसर होगा आपका, ये होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में तीन चीजें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक जो होता है, बीच का जो भाग रहता है, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, बाकी इलेक्ट्रॉन वहां रहता है। ठीक है, ये बात समझिएगा। आगे चलिए, नंबर 17, नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। नंबर 17 में कह रहा है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। परमाणु, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। यार देखो, ये परमाणु संख्या कितनी है भाई, 14 है, परमाणु संख्या 14 है। तो आप लोगों को पता है कि जब इसका आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, तो आपको यार एक प्रक्रिया है, मैं आपको समझा देता किस तरह से निकलता है। लेकिन इसका भी आप याद रखिए, ये आपका 4 होगा। अगर परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। चलिए अभी हम इसको निकल जाते हैं शॉर्ट से, लेकिन आपको हम बताएंगे कि ये पूरा संयोजक किस तरह की प्रक्रिया होती है। चलिए, उसके बाद हम लोग नंबर 8 पे चलते हैं, 18 पे सॉरी। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी।
इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखो यार, सबसे पहले समझो, परमाणु संख्या कितना है? 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान कितना संख्या है? 32 है। तो देखो यार, परमाणु संख्या को हम लोग ए करते हैं, तो जितना बराबर ए होगा उतना ही यन होगा। तो एक चीज बताओ, परमाणु संख्या 16 है तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये भी 16 होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, नंबर 19, सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ क्या है? नंबर 19 में कह रहा है सूखी बर्फ क्या है? ये क्या, ये गैसीय गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड है? बिल्कुल भी नहीं है। धोने का सोडा, सूखी गैस, धोने का, सूखी गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? धोने का सोडा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा? सूखी बर्फ क्या होता है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। चलिए, नंबर 20, नंबर 20 में कह रहा है जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में, अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है, विनिमय नहीं होती, अपघटित होती है, विकसित होती है, अवशोषित होती है। विनिमय बिल्कुल नहीं होती है, अपघटित बिल्कुल नहीं होती है, विकसित होती है, अवशोषित नहीं होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा विकसित होती है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और अभिक्रिया में, और अभिक्रिया में क्या होता है? विकसित होती है। अभिक्रिया में उष्मा विकसित होती है। चलिए, अगर इतना पॉइंट समझ लिए तो चलिए हम लोग 21 नंबर पे चलते हैं। साथियों, मैं आपको ना एक एक पॉइंट को समझा रहा हूं, आप अगर ध्यान से समझिएगा तो बहुत इजी रहेगा। अब देखिए, यह है ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदल, एक मिनट साथियों। हम्म चलिए, हम लोग फिर दूसरा आगे से देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा दीजिएगा टाइम। एक मिनट साथियों। चलिए, हाँ, अब 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। यीस्ट, यीस्ट के द्वारा शर्करा, शर्करा का अल्कोहल में कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, पास्टिकरण कहलाता है, अल्कोहली, अल्कोहलिज्म या उपर्युक्त। भाई साहब, किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, याद रखिएगा। आगे चलिए फटाफट। यार, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? कौन सी विधि जो है आपका काम में लाई जाती है? कौन सी विधि काम में लाई जाती है? क्या वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण, आयन? वनस्पति घी में भाई अपचयन की अभिक्रिया। कौन सी भाई? अपचयन। चलिए, नंबर 23 में क्या कह रहा है? नंबर 23 में, निम्न में से कौन एक परबल अपचायक है? अपचायक है, परबल अपचायक होता है। परबल अपचायक होता है। ये आपका रहेगा परबल अपचायक आपका रहेगा जाकर के ये कैल्शियम, सल्फर, रुबिडियम, क्लोरीन। निम्न में से कौन परबल अपचायक? भाई ये सल्फर रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? सल्फर। चलिए, आगे चलिए, नंबर 24, शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। शीतल पेय, शीतल पेय जो होता है, शीतल पेयों के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला रसायन होता है, क्या होता है ये आपका रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान होता है। चलो भाई, ये तो यार मैट्रिक में इतना पढ़े होंगे तुम लोग कि आपको याद होना चाहिए जबान पे। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच होता है। क्या होता है? 4 होता है, 5 होता है, 7 होता है। भाई सबको पता है, यही तो पीएच स्केल में रहता था ना, पीएच मान 7। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, 25 है ना, वही है। शुद्ध पानी का पीएच है, शुद्ध पानी का, शुद्ध पानी का शुद्ध पानी का पीएच है। अभी देखो, घुमा घुमा के पूछ रहा है आपको, है ना। वही चीज है, शुद्ध जल का पानी क्या होता है, शुद्ध पानी का पीएच क्या होता है, वही 7, वही रखेंगे। पानी मतलब जो शुद्ध पानी हो ना, उसका मतलब रखिए आप 7। क्या होता है भाई? 7 होता है, याद रखिएगा। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है परमाणु से, सामान्य गुण है एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण है परमाणु संख्या, एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु का आकार, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 27, 27।
अब इसमें से हमें आप बताइए कि ये जो रहेगा, क्या एक ग्रुप, आप लोगों ने ग्रुप मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है? ये आपको पाइवेट चार्ट जो है ना आपका, आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या परमाणु की संख्या जो एक ग्रुप में रहता है उसकी परमाणु संख्या सेम रहती है? बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्या एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या रहती है? बिल्कुल नहीं रहती है। परमाणु का आकार सेम होता है? नहीं होता भाई साहब। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ भाई साहब, ये चीज इन्होंने बोला एकदम करेक्ट है कि संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है सबकी सेम निकलेगा जिस ग्रुप में रहेगा वो। चलिए 28, आवर्त समूह में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर। आवर्त समूह में, किसमें भाई साहब? आवर्त समूह में जो आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है? बढ़ती है, पहले घटती है, फिरती है, पहले बढ़ती है, फिर घटती है। नहीं, घटती है। सिंपल लगा दो, घटती है। क्या होगा इसका आंसर? घटती है। 29, 29, अब जो 29 का क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। 29 में क्या कह रहा है? समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को, ये किसकी बात कर रहा है भाई साहब? ये बात कर रहा है आपके जो प्राइवेट चार्ट है, ठीक है, उसके जो टेबल है उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, इस समूह के 18 के तत्वों को कहा जाता है। क्षारीय भूधातु, क्षार धातु, हेलोजेंस। हेलोजेंस तो शायद नंबर वन पे, हाँ। एच एच वाला जो रहता है वो हेलोजेंस रहता है। क्षारीय भी धातु नहीं, नहीं नहीं। अकेरिय गैस, अकेरिय गैस। नंबर 30 का जो क्वेश्चन है उसको देखिए आप, क्या करें ना, चिपकने वाले बर्तनों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है? न चिपकने वाले बर्तनों पर, न चिपकने वाले बर्तनों पर। भाई साहब ये रहेगा आपको टेपलॉन का। किसका? टेपलॉन का। 30 नंबर हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, 30 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। सॉरी, 31 नंबर का, 31 का। 31 में क्या कह रहा है? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें से संग्रहित करते हैं? धातु पात्र में, शीशे के पात्र में, नमी रोधी पात्र में, रोधी पात्र में। नमी रोधी, किसमें? नमी रोधी के लिए, मतलब जहां पे नमी न पकड़े। टार्क्ट्रिक अम्ल निम्न में से किसका संगठक है? टार्क्ट्रिक अम्ल, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है ये, टार्क्ट्रिक अम्ल। ये आपको रहेगा वॉशिंग पाउडर में। किसका संगठक? नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रहेगा आपको बेकिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से कौन एक परबल अम्ल है? निम्न में से कौन एक परबल अम्ल है? निम्न में से कौन एक परबल अम्ल है? नंबर 33 में कह रहा है इसमें निम्नलिखित से कौन एक परबल अम्ल है? ये रहेगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा भाई? ऑक्जेलिक नहीं है, नहीं है, ये रहेगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, परवल अम्ल क्या? ऑक्जेलिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नंबर 34 है। 34 में कह रहा है कि 34 में आपको कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? क्या ऑर्गन अक्रिय गैस है भाई साहब? हीलियम है। ये आपका रहेगा ब्रोमीन। ये अक्रिय गैस नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 35, दो तत्वों को दत्तो एक्स और वाई का परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन उनके परमाणु क्रमांक क्रम से 20 और 21 है। तो एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। साम्यू न्यूट्रॉनिक, आइसोमर, संभारिक, समस्थानिक। इसमें से कौन सा है बताइए? इसमें से आपका रहेगा साम्योनिट्रिक, बिल्कुल नहीं, नहीं। ये रहेगा आपका संभारिक। चलिए 36, रासायनिक रूप से क्वार्टज निम्नलिखित में से क्या है? रासायनिक रूप से क्वार्टज निम्नलिखित में से क्या है? अब इसको 36 नंबर के क्वेश्चन को समझिए पहले आप। रासायनिक रूप से क्वार्टज निम्नलिखित में से क्या है? ये आपका रहेगा कैल्शियम सिलिकेट है, बिल्कुल भी नहीं है। सिलिकॉन ऑक्साइड एकदम है। सोडियम सल्फेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट नहीं है। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? यार ये क्वेश्चन को ना वीवीआई कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछता है ये। ठीक है, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? दूध जो होता है वो खट्टा अगर हो गया तो कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड, याद रखिएगा। दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। संगमरमर किसका रूप है? ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। अब 38, क्या कह रहा है भाई? संगमरमर किसका रूप है? कैल्शियम ऑक्साइड का नहीं है, कैल्शियम सिलिकेट का नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का है। किसका भाई साहब? कैल्शियम कार्बोनेट। 38 में कैल्शियम कार्बोनेट का है। चलिए इतना आप समझ में आ गया तो आगे चलिए।
आगे कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा आपने देखा अभी आपको स्टार्ट में ही पढ़ाए थे, फिर ये आ गया दोबारा क्वेश्चन। बेकिंग सोडा, सॉरी सॉरी वो शायद आपको धोने वाला सोडा था, ये बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये आपका है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट है। खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, हाँ तो ये तो वही वाला हो गया ना, कपड़ा धोने वाला। अब ये हो गया खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने का सोडा। खाने का सोडा क्या कहता है। खाने का जो सोडा है, क्या वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा वही है। मतलब बेकिंग सोडा वही खाने का सोडा हो गया। खाने का सोडा मतलब सेम, देखो यार अगर वो बेकिंग सोडा कह रहा है तो भी ये खाने का सोडा है, अगर वो खाने वाला सोडा कह रहा है तो भी वो खाने का ही सोडा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 41 पे चलिए। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली, एक्सरे के लिए, मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आहार नली के एक्सरे के लिए, जो आहार नली है ना, खाने का जो ये रहता है जिससे जाता है, इसके लिए रहता है आहार नली के लिए बेरियम मिल का उपयोग। किसका, बेरियम मिल का उपयोग। नंबर 42, रूबी के लाल रंग का कारण क्या है। रूबी के लाल रंग का कारण क्या है। रूबी, रूबी समझ में आ गया ना, वो आपका जो एक ये आता है अंगूठी भी आपने देख सुना होगा रूबी के नाम से। ये आपका रूबी के लाल रंग, एक पत्थर होता है के रंग का कारण क्या होता है रूबी का। ये आपका रहेगा क्रोमियम ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। किसके कारण, क्रोमियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में, किसमें भाई साहब, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है। जर्मन सिल्वर में ये आपका रहेगा 0% होता है, 0%। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। अब 44 नंबर का आंसर करिए भाई साहब, 44 नंबर का जल्दी करिए, फटाफट बताइए 44 का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, यूरेनियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, सबसे भारी, सबसे भारी कौन सा रहेगा भाई। ये रहेगा यूरेनियम रहेगा। कौन सा रहेगा, यूरेनियम रहेगा। यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, याद रखिएगा, एकदम दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए। चलिए एक पॉइंट और बतवाते हैं आपको। 45, निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, आप लोग खुद से भी आप लोग पढ़िए तो मजा आएगा। ये आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा रसायन, क्या हीलियम, बिल्कुल नहीं, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाएगा, हाइड्रोजन। नंबर 46, वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है। वह शर्करा, शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है ना। सुक्रोज में, लैक्टोज में, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में। 46 कौन सा भाई साहब, 46 में। अब चलिए 46 में बताइए आप हमें। 46 में जो कह रहा है आपको, 46 में क्या कह रहा है कि वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है वो आपका लैक्टोज होती है। ये शुगर के प्रकार है भाई साहब, जब शुगर पढ़ोगे ना, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अभी तो मैं एक एक इसमें समझा नहीं सकता ना आपको। चलिए, बस याद रखना है कि शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है वो लैक्टोज है, और जिसमें सबसे ज्यादा होती है, अगर ज्यादा पूछ लिया तो ग्लूकोज लगा दीजिएगा। आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम क्या है। आइसोब्यूटेन, ये आपने पढ़ाई होगा या नोमेनकल्चर तो आपने सुना ही होगा। नोमेनकल्चर दो तरह से होता है, एक साधारण नाम, आईयूपीएसी नाम। 47 है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा। आइसोब्यूटेन, तो ये आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम आइसोब्यूटेन ही होता है। ठीक है, एन ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन नहीं होता भाई साहब, ये आइसोब्यूटेन ही होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम का मुख्य घटक है, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन गैस है तरलीकृत। एलपीजी का प्रमुख संघटक है, इथेन, ब्यूटेन। एलपीजी का होगा 40, ब्यूटेन होता है यार इसमें ज्यादातर, इसके दो ऑप्शन है वो कट गया। ब्यूटेन होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। पाक गैस का मिश्रण क्या है। पाक गैस का मिश्रण क्या है। पाक
जो होता है ना पाक जो हो जाता है, जैसे दलदल वाला जो होता है, पाक गैस का मिश्रण क्या होता है? ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है इसमें? ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन के अणु में केवल एक आबंधन होता है, एकल आबंधन होता है, केवल द्वि आबंधन होता है, केवल त्रि आबंधन होता है, एक और तीन आबंधन होता है। यार आपको पता है ना, ये मीथेन है, मतलब पता है ये कौन से ग्रुप का है? अल्केन। एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। ये एक होता अल्कीन होगा तो एक बॉन्ड होगा, अल्केन होगा तो एक बॉन्ड, अल्कीन होगा तो दो बॉन्ड, अल्काइन होगा तो तीन बॉन्ड। तो ये किस ग्रुप का है? मीथेन किस ग्रुप का है? ये अल्किन ग्रुप का है। तो केवल एकल आबंधन होगा, मतलब बॉन्ड को ही हिंदी में आबंधन बोलते हैं, ये आबंधन बोलते हैं। इसी को, ये आबंधन का नाम, आबंधन किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये होता है आबंधन। तो अल्केन, अगर आप अल्केन का फॉर्मूला बनाइए तो कैसे बनाइएगा? एक दो तीन चार, एक कार्बन में चार, एक कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? चार चाहिए ना, तो चार हो गया, एक हाइड्रोजन को एक चाहिए। तो हम लोगों ने बता दिया ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपका CH4 का हो गया। एक मिनट साथियों। हम्म, अब देखिए, तो ये किसका हो गया? ये आपको मीथेन, मीथेन का ये आपको स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, याद रखिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है मीथेन वाला। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो कितना रहेगा भाई? एकल आबंधन रहेगा, एकल आबंधन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टा, ये सब में क्या रहेगा भाई साहब? एकल आबंधन रहेगा। मीथेन जैसे ईथिन, ईथिन इसमें दो रहेगा, ईथिन, इथाइन इसमें तीन रहेगा, इथिन, इथाइन, प्रोपीन। ये थोड़ा ना समझना। अल्केन जिसमें ए एन ई लास्ट में आ रहा है उसमें एक रहेगा, जो इसमें ई एन ई रह रहा है उसमें दो आएगा, वाई एन ई रह रहा है उसमें तीन आएगा। चलिए, इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या ये इथेनोइक एसिड बनाता है? बिल्कुल नहीं। ईथर बनाता है? बिल्कुल नहीं। ये बनाता है इथाइल इथेनोएथ। देखो यार, अगर आप लोग चाहोगे ना तो मैं आपको ना केमिस्ट्री के भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर आप चाहो तो सब्जेक्टिव के लिए आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपको सब्जेक्टिव पूरा पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। एकदम ऐसा ट्रिक बताऊंगा बेसिक से, साल तुमको ऐसा लगेगा कि यार मतलब 2 मिनट में सारी चीज सॉल्व कर लोगे आप। 53, 53 में कह रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टीन का लेप चढ़ा होता है, क्यों? क्योंकि जस्ता टीन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, जस्ते का गलनांक टीन की तुलना में अधिक है, जस्ता टीन की तुलना में अभिक्रियाशील है। बताइए क्या होगा? जस्ता टीन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, बिल्कुल गलत। जस्ता टीन की तुलना में महंगा है, बिल्कुल गलत। जस्ते का गलनांक टीन की तुलना में अधिक है, बिल्कुल गलत। जस्ता जस्ता जो है टीन की तुलना में अभिक्रियाशील होता है, जिसकी वजह से खाना खराब हो सकता है। समझ गए सर? परमाणु सक्रियता की खोज निम्न में से किसने की थी? परमाणु सक्रियता की खोज रदरफोर्ड ने की थी। बोलिए। चैडविक ने की थी, रदरफोर्ड ने बिल्कुल नहीं। रदरफोर्ड तो कहाँ आ गया इसमें? चैडविक बिल्कुल नहीं। थॉमसन बिल्कुल नहीं। ये क्या बात कर रहा है? ये पता है सक्रियता की बात कर रहा है, ये मत समझना कि वो खोजने की बात कर रहा है। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने। क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग में होता है सबमरीन नोदन में, फ्रस्ट मुक्त, रेफ्रिजरेटर, रॉकेट तकनीकी, सुपर कंडक्टिविटी 55 में। अब 55 में जो आंसर रहेगा आपका, 55 में क्या ये सबमरीन नोदन में होता है? क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग, किसका भाई? क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग, बिल्कुल नहीं। फ्रॉस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर नहीं। ये रहेगा आपका रॉकेट तकनीकी। किसमें ये? रॉकेट, किस में रहेगा? ये रॉकेट तकनीकी में होता है, रॉकेट तकनीकी में। सुपर कंडक्टिविटी में बिल्कुल भी नहीं। चलिए, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है? पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से सॉरी कौन सा पदार्थ का सेट प्राथमिक है? फिर जीव की उत्पत्ति के लिए में कौन सा जिम्मेदार है? बताइए इसको। 56,
56 में देखिए नंबर कौन सा रहेगा, 56, नंबर 56। उत्पत्ति के लिए जिम पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति, पहले समझो क्वेश्चन को, यहां तक समझो। उत्पत्ति, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन कैल्शियम फास्फोरस, कार्बन डाई कार्बन या हाइड्रोजन पोटेशियम। क्या चाहिए हम लोगों को? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए। नंबर 57, भारतीय मंगल मिशन, मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? भारतीय मंगल मिशन, मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? भारतीय मंगल मिशन, समझिए, भारतीय मंगल मिशन, ये है आपका श्री हरिकोटा से। किसका? कहां से? श्री हरिकोटा से। ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल एकदम वो क्या बोलते हैं इसे, हिस्ट्री की तरह पूछ लिया इसने बस। गलत कथन का चयन कीजिए। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, कांच यथा है ठोस नहीं होती, प्रकाश का संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए, बताइए 58 वाला क्वेश्चन, जल्दी बताइए। जब जल 0 डिग्री पर, गलत कथन का चयन कीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है। गलत। 59, जब पीले फास्फोरस की NaOH के गर्म और घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? NaOH, सोडियम, NaOH, ऑक्सीजन हाइड्रेट, और घने घोल के साथ पीले फास्फोरस, गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो जहरीली गैस बनती है। यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बताना। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं के प्रक्षालन हेतु को हटाने के लिए किया जाता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल। कौन सा भाई? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल। इसमें से रहेगा आपका ऑक्सीजन। कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य वस्तुओं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। 61, 61 में कह रहा है कि उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। लेड की उच्च मात्रा, किसकी भाई? लेड की वजह से। ये सॉरी, हम उसको गलत कर रहे हैं, यही सही आंसर है, लेड। 62, पाचन में मदद करने के लिए पेट में उत्पादित होने वाला अम्ल, पाचन में, एक मिनट साथियों, सो साथियों आप लोगों ने देखा कि जो भी चीजें था हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा। जहां जहां भी जो जो भी पॉइंट्स हमें समझ में आया हमने पूरी तरह से क्लियर किया है आपको। अब देखिए यार, आपके लिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, अगर आप इसको मेहनत कर रहे हैं अच्छे से समझिए, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा समझिएगा तो चीजें और भी क्लियर होंगी, अगर नहीं समझिएगा तो प्रॉब्लम होंगे यार आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मैं यही कोशिश करूंगा आप सबसे कि प्लीज आप लोग ना चीजों को समझिए, ज्यादा से ज्यादा समझिएगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपलोड करें, आप तक पहुंचाएं। ठीक है, आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर करिए, बस इसी चीज के लिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और भी बना रहे, हम इसी तरह से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच साथियों, आपका दिन शुभ हो।